कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। हमारे चैनल को भी आपकी शुभकामनाएं चाहिए और हमारे प्रयासों को भी चाहिए। नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो है अच्छा प्रयास है, आप जा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, सबका व्यू ले रहे हैं। आपने जो बात रखी, क्षेत्र के विकास की बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। नहीं तो न्यूज़ में लोग नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। आज हमारी मुलाकात दीदारगंज विधानसभा के माननीय विधायक कमलकांत जी से मिलने का मौका मिला, अवसर मिला। आज उस अवसर पर को हम जनता तक उन बातों को पहुंचाना चाहते हैं जो दीदारगंज की विधानसभा और पूरा लालगंज की लोकसभा के लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। आज उन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। लालगंज में ये जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो अभी चुनावी रणनीति है वो अपनी ज़मीन पर किस तरह से उतर रही है। आदरणीय दीदारगंज विधानसभा के विधायक माननीय, आपका सर स्वागत है। धन्यवाद। न्यूज़ पावर में न्यूज़ पावर सर ये जानना चाहता है कि आप अपनी विधानसभा के लिए ऐसा कैसे महसूस करते हैं कि आप इस बार आपका इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। आज इंडियन जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, आई इंडिया ये और पीडीए जो है, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो पीडीए की बात कर रहे हैं, इसमें दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और बड़े सब लोग इसमें हैं। और सब लोग आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हम जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के बीच बहुत आक्रोश है, बहुत ज़्यादा महंगाई को लेकर है। अभी जो वैक्सीन को लेकर है, कोविड के लोगों में सजगता है, लोगों में है न्यूज़ देख रहे हैं लोग। और महंगाई के खिलाफ है। जो रोजगार सबसे बड़ा युवा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार। तो आम आदमी जो गांव के स्तर पर है, जो कि डेली बेस की रोजगार की तलाश करता रहता है, उसके अंदर भी इस बात का एहसास है कि मेरा रोजगार छीना गया है एहसास, क्योंकि महंगाई जब बढ़ रही है, किसी का परिवार 500 टन नहीं चल सकता। जो सरकार योजनाएं भी ऐसी योजना नहीं जो सरकार उनकी स्वास्थ्य हो या शिक्षा की जो सरकार ने किया है, आज सबसे महंगी स्वास्थ्य और शिक्षा हो गई है। इससे लोग ज़्यादा परेशान स्वास्थ्य और शिक्षा से हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा से हैं, क्योंकि अब पहले क्या होता था कि बच्चों का प्राइमरी लेवल पर कि वो आगे की क्लासेस के जो बुक्स होती थी वो अपने नीचे क्लासेस में ट्रांसफ़र हो जाती थी। अब यह हर साल एक नई सिलेबस आ जाता है इनका, केवल नाम बदल देंगे, सिलेबस वही रहेगा और उनको पूरी किताब का नया सेट खरीदना पड़ता है। इससे उनके कम से कम 2-3 हज़ार रुपये खर्चे एक्स्ट्रा पड़ते हैं। तो ये भी एक इशू है, जनता महसूस कर रही है। आप लोग चर्चा करते हैं, जाते हैं लोग, गाँव बैठते हैं, लोग महसूस करते हैं। तो लोगों में क्या है, आप जब चूँकि गाँव हम लोगों की चर्चा चल रही है, तो ये संविधान खतरे में है, इस बात का एहसास कितना आपको फील होता है? संविधान तो खतरे में ही है। कैसे है भैया? आरक्षण समझाते कैसे हैं जनता को? सबसे पहले आरक्षण उन्होंने जो संशोधन करा, आरक्षण से सीधे हमला करना है। जैसे आरक्षण इसलिए खत्म हो रहा है, संविधान में इसलिए छेड़छाड़ हो रही है कि संविधान कोई भर्ती आप संविदा पर ला दे रहे हैं। आरक्षण सबसे अच्छा तरीका खत्म करने का है, आप प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, प्राइवेट कंपनियां ठेका प्रथा कर दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है आपका आरक्षण खत्म करने का। इससे अच्छा तरीका कुछ है नहीं। इसलिए लोग समझ रहे हैं कि आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, संविधान खतरे में है। लोग भी जाते लोग समझते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग समझा रहे हैं जनता में बीच में जाके, हम लोग का ये सरकार आ गई तो आरक्षण खत्म कगार पर ले ही गई है। संविधान खतरे में ही है। संविधान को पूरा बदलने की बात, 400 पार डिमांड करने की, 272 तो आपकी सरकार बन रही है, 400 पार कहने की बात का मतलब ही है क्या? ये जनता को समझ में आ रही है कि ये लोग संविधान बदलना चाह रहे हैं, इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं। आप देखिए पूरे प्रदेश में एक लहर बनी है इंडिया गठबंधन की। तो अभी जो 3rd फेज का जो चुनाव हुआ है उसमें क्या स्टेटस आपको क्या नजर आता है? हम लोग तो वहाँ कितनी हमें अभी फोन पे ही बात हुई, बहुत अच्छा रहा है। अच्छा। हम लोग तो यहाँ लगे हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं। मीडिया के माध्यम से लोग ग्राउंड का अपने पार्टी लेवल पर जो बहुत अच्छा रहा हम लोग का है, हम लोग जीत रहे हैं हर जगह। जी, कहीं फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर बहुत अच्छा रहा। मीडिया भी यही बता रही है, जो सोशल मीडिया
मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी लोग बोलने लग गए हैं। इवन आपके जो जी न्यूज़ के मालिक थे सुभाष चंद्रा और उनके सुधीर चौधरी जैसे लोग भी जो इंडिया गठबंधन के फेवर में बोलने लग गए हैं और बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। जी तो यानी उनको भी एक, आपको नहीं लगता कि एक लहर का एहसास होने लग गया है गोदी मीडिया को, और उसलिए वो अपनी ट्यून और स्टाइल दोनों बदल रही है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं सर, हो सकता है। और सरकार बन रही तो आज लोग चेंज होंगे। हाँ, क्योंकि सरकार बनने जा रही है। उनको तो अपने फायदे से मतलब है। हमारी सरकार बनने जा रही तो अब लोग जो अपनी ट्यूनिंग बदलेंगे। तो ये मतलब एक तरह से इंडिया गठबंधन के जीतने का एक व्यवहारिक संकेत है कि जो गोदी मीडिया करता है अब उसे भी महसूस हो गया भाई चेंज होने वाला पाला, जनता चेंज कर रही है। यानी ये लड़ाई जो है, अच्छा एक चीज़ है आमतौर पर जो जनता है वो ये कहती है कि ये लड़ाई किसके बीच में है, पार्टियों के बीच में है या जनता और ईबी और ईसी के बीच में, इलेक्शन कमीशन। तो मेरा आपका क्या मानना? मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है कि लड़ाई वास्तव में पार्टियां नहीं लड़ रही, बल्कि जनता लड़ रही है, इलेक्शन कमीशन और उसकी ईवीएम लड़ रही है। जनता लड़ रही चुनाव भाजपा खिलाफ में, अच्छा, महंगाई खिलाफ में, अच्छा, संविधान बचाने के खिलाफ में, लोकतंत्र बचाने के खिलाफ में, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है उसके खिलाफ में बहुत सारी घटनाएं हुई। हमारे क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हुई जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। बगल सुरहान में दिन दहाड़े लड़की की हत्या कर दी जाती है, दबंग लोगों को जो भाजपा से संबंध रखते हैं उनके परिवार हैं। तो बहुत घटना है ऐसी जो इससे राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, कोई ऐसा प्रदेश नहीं, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ पर कोई न कुछ दबंगई आज इलेक्शन कमीशन के मतलब उसके आदेश के बावजूद भी हो रही है चुनावी दौर। अच्छा, इलेक्शन कमीशन है, आपको नहीं लगता डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी पर काम कर रहा है? अब इलेक्शन कमीशन पे हम बातें नहीं, क्योंकि संवैधानिक नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी आप विपक्ष वाले जब के साथ कोई एक शब्द भी निकल जाए तो इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है। और आप देखिए वहाँ पर बाकायदा भगवान राम की कटआउट लगा करके वो पोलिंग कराई जा रही है, क्या वो असंवैधानिक नहीं? असंवैधानिक है। सरकार जिसकी होती है, अब उनकी सरकार है, दबंगई चला रहे हैं सब कुछ। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो सरकार का नहीं है। सरकार नहीं, हम सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार पुलिस प्रशासन से लेकर आज भी उन्हीं का, वही केंद्र और राज्य में वही है, तो उनकी गुंडाई दबंगई चलेगी। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर तो प्रश्न उठेगा ना। जनता उठा भी पूछ भी रही, जनता सवाल पूछ भी रही भाई कैसे इलेक्शन, जो विपक्ष में उनकी गाड़ी से लेकर सब कुछ चेक किया, उनको परेशान कर दिया जाए, जो पक्ष में है उनको खुली छूट दी गई है। जनता देख ही रही, पूछ रही है जी। तो आज विधायक आप तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप भी तो उनकी बात हम सुनते हैं, बताते हैं लोग क्या भाई। सरकार आज उन्हीं की सरकार दोनों जगह बनी है, दबंगई से कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं। तो अभी मतलब आप लोगों के हिसाब से ये लग रहा है कि इंडिया सरकार जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कितना परसेंट, कितना कॉन्फिडेंस है? आज विधायक पूरी तरह हमारी दोनों सीटें जीत रही हैं जहाँ हम लोग लगे दोनों सीटें। अच्छा, तो कितना है मतलब कॉन्फिडेंस कितना है? 100% सरकार बनने जा रही है। सरकार नहीं, ये दोनों लोकसभा से, ये दोनों लोकसभा जीती हुई है, जीती हुई जी जी एकदम। जनता साथ में, जनता यहाँ साथ में खड़ी है, समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी है, गठबंधन के साथ खड़ी है। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या लगा? अब 3 कारण बताया आपको। महंगाई, संविधान, आज के सब संविधान जो उनकी वजह से भाजपा खतरा, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, बेरोजगारी, जो बेचारे इलाहाबाद में बच्चे तैयारी करते थे, पुलिस भर्ती पेपर लीक, समीक्षाकारी पेपर लीक, 14 बार पेपर लीक हो चुका है सरकार में। तो ये सबसे बड़ा इशू है। हाँ, बड़ा इशू। आर्मी में देखिए 4 साल की संविधान, ये क्या है? इससे जनता युवा, हम मर भी जाएंगे लेकिन हम फौजी नहीं कहलाएंगे। युवा आक्रोशित है इससे बहुत ज्यादा। लोग बच्चे लड़के मिलते हैं जो इलाहाबाद तैयारी करते हैं, मिलते हैं, छोड़ के घर चले आए, क्या करें, 8-8 10 साल तैयारी करें, तो गरीबों के बच्चे मिलते होंगे, फौजी मिलते होंगे, एकदम मिलते हैं। हम लोग जो बेल्ट है ये तो आमतौर पर फौजियों की संख्या इसमें ज़्यादा होती है। ये बेल्ट हम लोग का भाई, सब लोग सबके घर या गांव में इलाहाबाद तैयारी करने वाले बच्चे मिल जाएंगे यहाँ के पूर्वांचल में। सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि युवाओं का बहुत सरकार ने ऐसा कर दिया कि बेचारे अब जो इलाहाबाद तैयारी करते थे अब छोड़ के आ रहे हैं। और इतनी महंगाई हो गई है, महंगा वहाँ कॉपी किताब से लेके कोचिंग से लेके सब कुछ महंगा की वजह से मतलब वो होपलेस हो रहे हैं, घर वापस हो रहे हैं, यानी कृषि क्षेत्र पर बोझ बढ़ने वाला है। जो आप कृषि, इसीलिए तो बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ, बेरोजगारी का रेशियो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि कृषि क्षेत्र में उतनी एम्प्लॉयमेंट है नहीं।
और जो है वो बहुत महंगा है, यानी वो खर्चा निकालना ही वहाँ मुश्किल है। आजकल खेती तो निगेटिव हो गई है ना, फायदे का बिजनेस तो खेती रही नहीं। तो अच्छा ठीक है सर, एक इसके साथ ही एक न्यूज़ पावर की जो अपनी एनालिसिस है, जैसे आपका दीदारगंज विधानसभा के अंदर मैंने नीलम सोनकर जी से भी इंटरव्यू में पिछले वाले पूछा था यही क्वेश्चन। तो चूँकि दीदारगंज विधानसभा लालगंज के अंदर आता है, तो ये हमारा जो आंवक क्षेत्र है इसके अंदर एक अवंतिकापुरी धाम आता है। आप कभी गए सर? गए, हमारा विधानसभा में हाँ जाते रहते हैं। तो लेकिन सर वो जो रास्ता है आंवक वाला कोटला से लेके हो गया वो अभी तो कुछ नहीं, मट्टी आप नहीं देख सकता, मट्टी डाल दिया सर, मट्टी उट्टी नहीं, वो रोड वो तो भाई सरकार, ये सरकार में जो हम लोग उसको पास करवाया, सब किया गया। अच्छा। अब वो आरएस में चली गई है, करीब करीब हमारे विधानसभा में अधिकतर रोड बन गई हैं या बन रही हैं। वो भी उसका टेंडर हो गया, एक ही आदमी टेंडर पाया है जो लेट कर रहा है। हम लोग दबाव सर उसमें क्या मिट्टी उट्टी डाला था, अभी उसका क्या कराएंगे, उसका वो गायब है। नहीं, उसको 2-3 बार ऐसा हुआ वहाँ पे कि हाँ इस बार हो जाएगा, इस बार है वो प्रोसेस में है, मतलब प्रोसेस का टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया है। लेकिन मिट्टी डाल के भाग गया एक्चुअली। भागे नहीं है, कहीं काम करेगा ही, भागेगा नहीं। जब टेंडर हुआ तो भागेगा नहीं, ठीक है। आप लोगों को प्रेशर रहेगा तभी बनेगा सर। नहीं, भागेगा नहीं, हो गया वो काम, हो गया है। तो दूसरा ये है कि जो अब एक खैर वो आपकी विधानसभा में नहीं आता, मैंने क्वेश्चन पूछा था नीलम सोनकर, क्योंकि एज ए सांसद, क्योंकि आप तो विधायक हैं तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जो है जननी जन्मभूमि से वादा में तो इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम लोग वो हम आपको एक कर सकते हैं तो एकदम। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि आप हमारी तरफ से हमारे लिए तो को लगा के बल्कि उसको नहीं लगा देंगे, हम लगा देंगे, आप देंगे तो चुनाव बाद ही हो पाएगा। हाँ, चुनाव बाद लगा देंगे। लेकिन आप हमारे साथ रहेंगे ना उस लड़ाई में हमारे? हाँ, रहे एकदम। अवंतिकापुर कॉरिडोर में फेवर हमारी विधानसभा की बात है, तो चूंकि वो विस्तार और विकास होगा तो उसमें तमाम जो रोडें बनेंगे, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हमारे समाज के अधिकांश लोगों को ही उस पर रोजगार की गारंटी सुनिश्चित होगी, और वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हो जाएगा। दीदारगंज विधानसभा मिस्टर कमलकांत जी हाईली मतलब डेडिकेटली और अवंतिकापुर कॉरिडोर और उसके धर्मपथ दोनों, धर्मपथ 1 और धर्मपथ 2 के लिए शुभेच्छा भी रखते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि जो कोटला से लेकर के मेन नगर वाला जो रोड है जो अवंतिकापुर धाम को टच करते हुए जाता है, वो तो बनेगा ही बनेगा। उसके लिए तो पैसा वगैरह भी आएगा, टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जो अभी आमक से लेके वहाँ वो आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी के अंदर है, और अगला इंटरव्यू हम दुर्गा प्रसाद जी के साथ ही करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि धर्मपथ 2 यानी राम मंदिर से लेकर के रानीसराय जो सोनवारा मोड़ है उससे टच करने वाले रोड के लिए वो क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। स्वागत है न्यूज़ पावर में फिर से एक बार। तो आपकी शुभकामना चाहिए, हमारे चैनल को भी आपकी शुभकामना चाहिए और हमारे प्रयासों को भी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो है अच्छा प्रयास है, आप जा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, सबका व्यू ले रहे हैं। आपने जो बात रखी, क्षेत्र के विकास की बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। नहीं तो न्यूज़ में लोग लेकिन जनता की रिक्वायरमेंट जिससे 5 लाख लोगों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित हो रही है, और वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी, ये इतना बड़ा विषय है। तो ठीक है, वो हमारे जन्मभूमि की मैटर है, लेकिन बात ये है कि वो तो पूरे समाज का विषय है। तो इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सपोर्ट करने की प्रतिबद्धता दिखाई, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये जो मिशन है लोकसभा जीतने का, उसे जीत रहे हैं और अपना पूरा प्रयास दें, हम लोगों की तबीयत शुभकामना रहेगी। ठीक है सर, थैंक यू।